पदयात्रा आरंभ। आज हर्षिल जाना है। हर्षिल की दूरी महज 4 किलोमीटर थी। पहाड़ी रास्ता होने के बाद भी राह में चढ़ाई नहीं थी। कल जीप वाला यहाँ लाने के पहले किसी सवारी को उतारने के लिए हर्षिल गया था। इस तरह मुझे यकीन था कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मेरी नज़र बाहर गई। क्षीर गंगा का कर्कश निनाद अब भी कानों में गूंज रहा था। यहाँ भागीरथी और क्षीर गंगा का बेमेल मिलाप मुझे कल से ही पच नहीं रहा था। यह क्षीर धारा, जिसे किताब में पढ़ने वाले अमृत धारा मानते हैं, धराली के लोग गुस्से में इसको चीर धारा कहते हैं। 3 बार धराली को उजाड़ चुकी है और इतना कहर ढा रही है, फिर भी भागीरथी में गिरकर पवित्र हो जाती है। धरती वालों ने यह सब प्राकृतिक शक्तियों से ही सीखा है। सुबह का वक्त, आसमान में बादल, चारों ओर कोहरा, लेकिन छटता हुआ। एक ओर भागीरथी की हरहराती धारा, दूसरी ओर चीड़ और चिनार के पेड़ और अनंत ऊंचाई तक टंगा हिमालय। लगा पूरी उम्र यूं ही चलते रहें, बिना रुके और बिना थके। सड़क पर कोई राहगीर नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ। हवा में ठंड थी, आवेग था जो हमारा उत्साह बढ़ा रहा था। सरपीली सड़क पर ऊंची नीची चढ़ाइयों पर हम चलते रहे। रास्ते में एक जगह सड़े सेब का ढेर था, उसी तरह जैसे हमारे इलाके में सड़ने पर आलू और प्याज सड़क पर फेंक देते हैं। मुझसे रहा नहीं गया और हमने देखा उनमें कई अच्छे सेब भी थे। उनमें से 2 चुनकर रख लिए और खाते हुए चल पड़े। पीठ पर बस्ता लादे, हाथ में पानी की बोतल लिए हम अनमने भाव से आगे बढ़ रहे थे, जैसे स्कूल जा रहे हों। यह मेरा नया विद्यालय था। दिन चढ़ गया था। गंगा की घाटी में धूप चमक रही थी। पेड़, पहाड़ और हर चीज़ की चमक बढ़ गई थी। कई लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हुई दिखाई पड़ीं, कई स्त्रियां खेतों की ओर। अब लोग भी दिखाई देने लगे तथा चरने वाले मवेशी भी। एक जगह स्टैंड बना था, रुके, सारा पानी गटक कर बोतल को किनारे रखा और मन ही मन प्रण किया कि अब हिमालय में बोतल का पानी नहीं पीऊँगा। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक गाड़ी दिखी। गाड़ी क्या थी, जैसे वह एक पूरा मकान था। गाड़ी के अगले भाग में सोलर प्लेट लगा था और गाड़ी कम, कमरा ज़्यादा लग रही थी। मैं चौंक कर रुका। पूछने पर पता चला कि यह गाड़ी भूतनाथ अघोरी बाबा की है। उनके लोगों से बातचीत चल ही रही थी कि बाबा आ गए। बातचीत बढ़ी तो पता चला कि बाबा सप्त तालाब के ऊपर बुग्याल, यानी बुग्याल बोलते हैं गढ़वाली भाषा में डांडा, उस पर तप करते हैं और यहाँ नीचे उनकी गाड़ी खड़ी रहती है और ऊपर ठंड बढ़ जाने के कारण आज ही नीचे उतरे हैं। जब कभी मन हुआ गाड़ी लेकर जहाँ चाहे चले जाते हैं, अक्सर घने जंगलों में। जब तक मन रमा रहते हैं, मन न रमा वहाँ से चल देते हैं। औघड़ हैं आप? नहीं, अघोरी। औघड़ और अघोरी में क्या फ़र्क है? औघड़ गुस्सैल होते हैं, बात बात में गालियाँ देते हैं। गालियों में ही वो 2-4 उपदेश दे देते हैं। आशीर्वाद भी गालियों में ही देते हैं। अघोरी शांत और सौम्य होते हैं, मगर ताकतवर होते हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूसरों का हित करना और न कर सके तो अपने में लीन रहना। इसके बाद विस्तार से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि साधु प्रारंभिक अवस्था है, महात्मा दूसरी अवस्था है तथा योगी आखिरी अवस्था है। हम फिर चल पड़े। हर्षिल यहाँ से दाहिनी ओर 1 किलोमीटर दूर था। हर्षिल, जहाँ विष्णु पत्थर के हो गए थे। मुख्य सड़क को छोड़ मुड़ने के बाद ढलान पर फौजी छावनी आ गई। फौजी इलाका है। भय हुआ कि कोई रोके टोके नहीं और मन ही मन जवाब तैयार करता रहा कि कोई रोकेगा तो क्या करूँगा, पर किसी ने नहीं रोका। फौजी छावनी को पार करने के बाद एक खूबसूरत पुल मिला और मैं बैठ गया। मन में एक शब्द गूंज गया, वाह। चारों ओर नज़र घुमाकर देखा। अब तक जीवन में जितनी जगहों पर गया था, सबसे सुंदर जगह थी। ओह, प्रकृति के पास रंग संयोजन की जो कला है वो और कहीं नहीं मिलती। हर्षिल में मुझे डॉक्टर नागेंद्र और बसंती नेगी से मिलना है। ये लोग शराबबंदी और पर्यावरण की कई लड़ाइयाँ सफलतापूर्वक लड़ चुके हैं और विजय भी पा चुके हैं। मैं यह सोचकर रोमांचित हो रहा था कि राहुल सांकृत्यायन हर्षिल गांव में ही आकर महीनों रहते थे। राहुल जी का नाम आया तो मुखबा के सेमवाल जी की बात याद आई। राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से खच्चर पर लाद कर किताबें मुखबा लाए थे। बाद में हर्षिल पसंद आ गई और वहीं रहने लगे। आज रात हर्षिल में रुकूंगा सोचा और मैं उठकर चल दिया।
मन में यह भाव आया कि पता करूंगा कि वे हर्षिल में कहाँ रहते थे। इसके अलावा राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर की थी। हर्षिल बहुत खूबसूरत जगह है, रमणीय और मनोहारी त्रिवेणी। यहाँ 3 नदियाँ भागीरथी, विष्णुगंगा जिसे कंकड़ गंगा भी कहते हैं, जो कंदोमती पर्वत से निकलती है, और जालंधरी की जराएँ मिलती हैं। 3 नदियाँ भागीरथी, विष्णुगंगा और जालंधरी, इनकी धाराएँ मिलती हैं। यह स्थान त्रिवेणी सा पवित्र है और इसका अलग महात्म्य है। कंकड़ गंगा भागीरथी की नहीं बल्कि यमुना की धारा है, इस कारण इसका अलग महत्व है। इसके चारों ओर बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं और बीच में कटोरानुमा खाली जगह है जहाँ पर यह बसा है। यहाँ भारी बारिश नहीं होती, आपको पता नहीं, किंतु आपको फूहियों वाली बारिश के बादल घेर लेते हैं। बारिश का पता तब चलता है जब आप अपने ललाट पर हाथ फेरें, वहाँ पानी की चुहचुहाती बूंदें समझ में आ जाएंगी। इस जगह का आधा हिस्सा फौजियों के पास है और आधा ग्रामीणों के पास। यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है और ठंड बहुत होती है। बीच में टैक्सी स्टैंड है जिसके आसपास काफ़ी होटल और दुकानें हैं जिनमें अधिकांश बंद थीं। एक नेपाली की दुकान खुली थी जिसे आप कुछ भी बनाने के लिए कहिए तो कहेगा आधे घंटे बाद आइए। मैंने कहा चाय, मुस्कुरा कर बोला मिल जाएगी। मैंने तय किया था कि यह यात्रा अनजान इलाके की है, कहीं जाकर पहले बैठा जाए और वहाँ के लोगों की बातें सुने, कुछ जानकारी मिल जाएगी, कुछ माहौल समझ में आ जाएगा, फिर अगला कदम बढ़ाना है। वहाँ जाकर बैठने और चुपचाप लोगों की बात सुनने का फ़ायदा यह हुआ कि पता चल गया कि भले ही हर्षिल बहुत विकसित नहीं है, पर इस इलाके का व्यापारिक केंद्र है। सेब, राजमा और अन्य सामान की बिक्री संबंधी बातें बाहर के व्यापारियों के साथ यहीं होती हैं। इस स्थान को 20 साल पहले पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। आबादी कम है मगर पर्यटक इसे अधिक पसंद करते हैं। थोड़ी दूर चलकर एक छोटी सी नदी का पुल पार करके डॉक्टर नागेंद्र के यहाँ पहुँचा। उनको जब मेरी यात्रा के बारे में पता चला तो उनका सीधा सवाल था कि प्रायोजक कौन है, और जब पता चला कि कोई प्रायोजक नहीं है तो वे खुश हो गए। उनके साथ विस्तार से बात हुई। वे चिपको आंदोलन से जुड़े रहे थे। स्थानीय स्तर पर लोहारी नागपाला में जब भागीरथी पर बांध बनाकर बिजली परियोजना बनाई जाने लगी तो उन लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। बाद में आकर उसका नेतृत्व GD अग्रवाल ने किया और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भारत सरकार को अपनी वह परियोजना बंद करनी पड़ी। इस विजय का गर्व उनके चेहरे पर था। चिपको से बात सुंदरलाल बहुगुणा पर आ गई थी। बहुगुणा के प्रति उनके भाव अच्छे नहीं थे। उनकी तुलना में GD अग्रवाल यानी स्वामी सानंद अच्छे और सुलझे आदमी हैं। उनके क्लिनिक पर जाने का समय हो गया था। वे अपने पुत्र मानवेंद्र सिंह रावत को मेरी जिम्मेदारी देकर वहाँ से चले गए। मानवेंद्र ने मेडिकल की पढ़ाई कर 9 साल तक फ़ौज की नौकरी की है। फ़ौज की नौकरी छोड़कर हर्षिल में रहते हैं और अब यहीं पर कुछ करना चाहते हैं। उन्हें अपनी जड़ों से गहरा लगाव है। मैंने रात में रुकने के लिए उनसे किसी होटल में इंतज़ाम करने को कहा। तभी चाय लेकर उनकी माताजी आ गईं और अधिकार के साथ कहा कि आप यहीं रुकेंगे। बगल के लकड़ी के कमरे में मेरा सामान रख दिया गया। भोजन और थोड़ी देर बात करने के बाद मानवेंद्र के साथ बाहर निकल गया। उनके घर के पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर था। गंगा की कथा एक और विष्णु के पिघलने से उनके बनने की कथा है, तो दूसरी ओर हर्षिल में उनके जमने और पत्थर बनने की कथा है। आपको जालंधर वध की कथा ज़रूर याद होगी, जब विष्णु ने उसकी पत्नी का शील भंग किया और उसकी पत्नी का कोप भाजन बनकर पत्थर में तब्दील हो गए थे। वही पत्थर शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। विष्णु को मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर्षिल की वृंदा से शादी करनी पड़ी थी। आज भी हर्षिल की वृंदा तुलसी बन शालिग्राम के सिर पर चढ़ती है। यह स्थान हर्षिल में ही है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज भी वह शिला उपस्थित है जिसे देखने के लिए दूर दूर के लोग आते हैं। यह मान्यता है कि बिना इनके दर्शन के गंगोत्री यात्रा का फल नहीं मिलता। यहाँ आने के बाद अनायास ही यह पता चल गया कि यही वह मंदिर है जहाँ राहुल सांकृत्यायन आकर रुकते थे। मानवेंद्र ने मुझे वह कमरा दिखाया। उस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारतीय थे। वे ज्योतिष के जाने माने विद्वान थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और चाय भी पिलाई। वहाँ से निकल भागीरथी की धारा, जो वहाँ की सबसे खूबसूरत जगह थी, उसके करीब बैठकर हम देर तक बात करते रहे। मैंने गौर किया, पुजारी की उंगली कट गई थी और उसने पत्ते लपेट रखे थे। ये कौन से पत्ते हैं? कमल के। और अनजाने ही ब्रह्म कमल की औषधि कहानी सामने आ गई। बुग्याल के तालाब से किसी संत ने यज्ञ के लिए ब्रह्म कमल मंगाया था। संत ने एक आदमी से कहा कि उसे साफ कर दे और डंठल काट कर बराबर कर दे। आदमी एक चाकूनुमा चीज़ से पत्ते साफ करता, डंठल बराबर काटता और एक और रख देता। अचानक चाकू की धार फिसली और उसकी उंगली पर लग गई।
उस समय उसके पास कुछ और नहीं था, इसलिए ब्रह्म कमल के पत्ते जो बांस के पत्ते की तरह होते हैं उसको कटे स्थान पर बांध दिया। दिन भर यज्ञ के काम में इस तरह व्यस्त रहा कि उसे मौका ही नहीं मिला कि कटे स्थान पर कुछ लगाए। अगले दिन उसने पत्ते को खोला और उपचार करना चाहा तो देखा उसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका है। हिमालय के विभिन्न तरह के पौधों के औषधीय गुणों की बात चल पड़ी थी कि उनकी खोज किस तरह यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर की है। पहले योगी यज्ञ वेदी पर मन में संकल्प लेकर कि अमुक रोग की औषधि की तलाश के लिए निकल रहा हूँ निकल जाते थे। कहा जाता है कि जब वे जंगल में पहुँचते थे उस रोग के औषधीय पौधों में विशेष प्रकार की चमक भर जाती थी। वे औषधीय पौधे योगियों को आमंत्रित करते थे, योगी उन्हें लेकर आते थे। आश्रम में उन्हें लाकर उनके पत्ते, उनकी जड़, उनके तने, उनके फल, उनके फूलों का विविध तरीके से उपयोग करते थे। इस तरह आयुर्वेद विकसित हुआ। बाबा रामदेव के यहाँ पर जगह जगह पर कलेक्शन सेंटर हैं जहाँ से भारी मात्रा में औषधीय गुणों के पौधे पाए जाते हैं। जब हम चलने लगे तो पुजारी जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं कुछ दिन वहीं रुकूं, लेकिन मानवेंद्र ने जब कहा कि वो मेरे साथ रुके हैं तो संकोच में पड़ गया और कहा कि मैं निमंत्रण दे देता हूँ, आप जब चाहें जितने दिन चाहें यहाँ रुक सकते हैं। हम धन्यवाद देकर निकल गए। बाहर निकले तो हेलीपैड के सामने छोटे छोटे कई कॉटेज बने थे। मानवेंद्र ने बताया कि यह ज़मीन हमारी है और हमने किसी को 19 साल के लिए लीज पर दिया है। यहाँ उनके 19 कॉटेज हैं और वे इंटरनेट से इसकी मार्केटिंग करते हैं और एक कॉटेज का 4-5 हज़ार प्रतिदिन किराया लेते हैं। यह समझने के लिए दिया है कि वे कैसे मार्केटिंग करते हैं। लीज़ खत्म हो जाए तो इस बार यह काम खुद करूँगा। देखने के लिए हम कॉटेज के अंदर गए। वे लकड़ी के बने थे और बहुत खूबसूरत थे। एक कमरा, एक बरामदा, किचन और टॉयलेट भी। बनाने का खर्च मुश्किल से 2 लाख। मन हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं बस जाएं, तो मानवेंद्र ने कहा आ जाइए, आपको तो एक यूं ही दे सकते हैं हम उम्र भर के लिए। वहाँ से निकलकर हम बाहर आए और यूं ही पहाड़ की ओर चढ़ना आरंभ किया। अजीब सा नज़ारा दिखा। सामने आसमान तक तना पहाड़ और नीचे पहाड़ से लुढ़के पत्थरों का एक चौड़ा कम से कम 50 एकड़ लंबा मैदान। कहीं चिकने पत्थर, कहीं बेडौल। इतने बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने की क्या कहें। यह क्या है? इस सवाल को सुनकर मानवेंद्र भी कांप गया। उसके कान में विपदा के समय की आवाज़ें गूंजने लगीं। प्रकृति अपनी क्रूरता पर उतर जाए तो उससे भयावह कुछ नहीं होता। प्रकृति और पुरुष के संबंधों का सच यही है कि वह उसे समभाव में लाता है। यहाँ उस कहर का बाकी रह गया निशान था। वह कहर देखा जो गंगा ने ढाए थे। इनके बीच से चुपचाप एक नन्ही सी धारा बह रही थी। मानवेंद्र की बात सुनते हुए सोच रहा था कि उस समय जब वे गिर रहे होंगे क्या हालत हुई होगी। इस भयावहता की कल्पना करते भी डर लगता था। देखकर मन विचलित हो गया। एक औरत जो जंगल में गायों को छोड़कर लौट रही थी हमारी बात में शामिल हो गई। उस घटना की पहली आवाज़ आपको किस तरह सुनाई पड़ी? तब वह दूध निकाल रही थी। एकाएक उसे लगा जैसे उसके घर पर पूरा पहाड़ लुढ़क गया हो। और उसके बाद क्या हुआ वह विस्तार से बताने लगी। यह जानकर अच्छा लगा कि गांव वाले उस दौर में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे और यात्रियों को शरण और मुफ्त में भोजन तब तक देते रहे जब तक हादसा टल न गया। मगर इस बात का उन्हें गहरा दुख है। हादसे में यात्रियों की सेवा उन्होंने जिस तरह से की उसके एवज में यात्रियों ने नीचे जाकर उन्हें लुटेरा करार दिया। वे चकित थे कि नीचे के लोगों ने इतना सरल निष्कर्ष कैसे निकाल लिया। महिला की कहते हुए आंख भर आई कि विपदा के समय मेरी बहू को बच्चा होने वाला था, तब भी हम अपने परिवार समेत बाहर निकल गए और मुसाफिरों को भीतर रखा। कई दिनों तक गांव के कई घरों में सामूहिक भोजन चलता रहा। अपने घर के पास के लोगों को खिलाकर हम पूछने और देखने के लिए निकलते थे कि बाहर कोई भूखा तो नहीं रह गया, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं। डॉक्टर साहब तो मुफ्त में दवाएं भी दे रहे थे, वह भी उस हाल में जब हमारे घर, हमारे खेत, हमारे मवेशी लगातार हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। मगर हम उनकी सेवा में लगे थे और जाकर लुटेरा कहा। इसके लिए वह नीचे वालों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। बहुत संवेदनशील हैं चाची, कह रही हैं, मगर अभी कुछ सुन ले तो दौड़ के जाएंगी। औरत मुस्कुराई, जैसे सोच रही हो कि अपनी इस आदत का क्या करें। मुझे लगा कि वह औरत पहाड़ के समाज का एक प्रतिनिधि चरित्र हो। उस औरत के जाने के बाद हम चल पड़े। पत्थरों के इस बगीचे के ऊपर एक रास्ता था। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? बगोरी। यहाँ भारी मात्रा में भूटिया लोग रहते हैं। पहले, बहुत पहले इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अब उनमें कई हिंदू हो गए हैं। वे अब भी भेड़ पालते हैं और गर्म कपड़ों तथा पारंपरिक वस्तुओं का कारोबार करते हैं।
नीचे से ऊपर जाने वाले लोग असली भेड़ के स्वेटर और कंबल वहाँ से लाते हैं। चलिए देखते हैं, या नीचे चले गए। उनकी आशंका सच निकली। जब हम गांव पहुँचे तो अधिकांश घरों में ताला बंद था। वहाँ बहुत कम लोग बचे थे और वे भी जाने की तैयारी कर रहे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप वापसी के समय उत्तर काशी के आगे डुंडा जाएंगे तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। आप चाहे तो उनके बुने ऊनी कपड़े भी वहाँ खरीद सकते हैं। इस गांव के लोग वहीं मिल जाएंगे। इनकी भेड़ें इस समय और नीचे हरिद्वार के आसपास होंगी। इस तरह बगोरी गांव का चक्कर लगा। वहाँ से कुछ तस्वीरें लेकर हम निकल गए। गंगा से निकलकर हम बाहर आ गए। एक दूर की पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए मानवेंद्र ने कहा, वो पहाड़ी देख रहे हैं? हाँ, कछोरागढ़ है। यहाँ कुछ दिन पहले कई लोगों को चांदी के सिक्के मिले थे। कहते हैं कि यह परमार राजाओं का गांव था जिसे तिब्बतियों ने नष्ट कर दिया था। वहाँ आपको लेकर कभी चलेंगे। आज ही चलते, मगर आते आते रात हो जाएगी। मैं वहाँ जाना चाहता था, मगर उसकी ऊंचाई और जमी बर्फ़ देखकर अनुमान किया कि यहाँ समय लेकर आना चाहिए और वहाँ से वापस लौट। खैर हम चल पड़े। जाते हुए रास्ते में वह स्थान दिखाया जहाँ राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। वह पोस्ट ऑफिस दिखा जहाँ उसकी नायिका चिट्ठी डालने आती थी। वह लेटर बॉक्स और मकान भी दिखा जो आज भी जस का तस है। यहाँ के लोग बहुत रोमांचित होकर ऋषि कपूर की चर्चा करते हैं। हम उनके साथ उनके घर की बजाय छोटी सी परचून की दुकान पर पहुँच गए। उनकी दुकान के सामने एक छोटा सा होटल था। हम उसी होटल में बैठ गए। मेरे बारे में सूचना पूरे गांव में फैल चुकी थी। इस इलाके में लगभग सभी जातियां हैं, पर मूल रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शिल्पकार हैं। ब्राह्मण पूजा करते कराते हैं, क्षत्रिय खेती और शिल्पकार भवन निर्माण। शिल्पकारों का वहाँ आज भी बहुत सम्मान है। यात्रा के दिनों में सभी दुकानदार हो जाते हैं। लोग मेहनती हैं और गरीबी नहीं है। लोग गंगा दशहरा को गंगा अवतरण दिवस के रूप में धूमधाम से गंगा जलसा मनाते हैं। जब गंगा बेटी बनकर मायके आती है और विदा होती है, जिसका जिक्र मैं मुखबा वाले प्रसंग में कर चुका हूँ, यहाँ के लोग भी शामिल होते थे। लेकिन जब से मुखबा वालों ने गंगोत्री पर कब्जा कर लिया, तब से उत्साह कम हो गया है। अब मैं समझा कि वह परीक्षा गंगोत्री पर कब्जा करने का मंत्र था। एकता के बाद भी दो गांवों के बीच कहीं न कहीं वर्चस्व की जंग भी थी। इनका दूसरा त्यौहार है हार दूध। प्राचीन काल से नागवंशी होने के कारण ये लोग नाग को दूध चढ़ाते हैं। इसके अलावा सेल को, जिसे पहाड़ी दीपावली कहते हैं, ये लोग भादों की अमावस्या को बनाते हैं और चीड़ तथा देवदार की लकड़ी का गट्ठर बना आग जलाकर भांजते हैं। यह जानकर अच्छा लगा कि यहाँ शादी में दहेज की परंपरा नहीं है और लड़की को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पहले तो लड़की को पूजने के लिए लड़के के साथ लड़की के घर जाते हैं और दूसरी बार जाने पर शादी होती है। ग्रामवासी आपस में सुख दुख के साथी हैं। विवाह, भवन निर्माण, खेती, रोग, शोक, दुख में अपना नुकसान कर लोग एक दूसरे का आज भी सहयोग करते हैं और इसे हुक्का पानी का संबंध कहते हैं। गांव में कभी कोई समस्या पैदा हुई तो आपस में मिल बैठकर लोग उसका समाधान कर लेते हैं। बहुत ही कम मामले न्यायालय और पुलिस के पास पहुंचते हैं। किसी की मृत्यु होने पर ढोल दमायूं के साथ नदी के तट पर जाते हैं और हिंदू संस्कारों के तहत शवदाह होता है। कुटुंब के सारे लोग नदी तट पर मुंडन भी कराते हैं। 12वें दिन विष्णु पूजा, गौदान तथा ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद कुल का शुद्धिकरण होता है। 13वें दिन मृतक के प्रतीक के रूप में पितृकुंडी में लिंग की स्थापना होती है। जितने सवाल मेरे मन में थे, उन सब का जवाब मुझे मिल चुका था और मैं संतुष्ट था। यहाँ का जीवन कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, इसका चित्र मेरे भीतर बन चुका था। यहाँ के लोग भी समझ में आने लगे थे। कैसे इनसे मिलना है, कैसे बात करनी है, सब समझ में आ गया। ये लोग किसी भी बात को दिल से कहते हैं, दिल से सुनते हैं। एक समय खाने के कई निमंत्रण मिले, पर यहाँ से मेरी यात्रा का अगला चरण था झाला या सुखी टॉप, और मैं वहाँ भी जाना चाहता था ताकि 8 गांवों के देश का पूरा भ्रमण कर सकूं।